नमस्कार सभी को मेरा। आज हम हिंदी साहित्य में एज कॉलेज स्टडीज़ के अंदर एकांकी है, नया पुराना एकांकी, जो उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित है। नया पुराना एकांकी है जो उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित एकांकी है। एकांकी क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। जब हमें पता होगा कि एकांकी क्या होती है तभी हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। एकांकी मतलब एक अंक की, इसे हम बोलते हैं एकांकी। एक अंक की एकांकी मतलब एक ही अंक में सभी दृश्य, एक ही अंक में सभी पात्रों के संवाद योजना को दिखा दिया जाता है कि वो क्या कह रहे हैं, किससे रिलेटेड कह रहे हैं। एक ही अंक में होता है वो सब कुछ, ठीक है। मतलब नाटक की तरह अलग अलग दृश्य नहीं होते कि पहला दृश्य इसमें एक ही अंक में सारी कहानी को बता दिया जाता है। तो जो नया पुराना एकांकी है ये श्री उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित है। यह जो एकांकी है पक्का गाना संग्रह है, एकांकी संग्रह है पक्का गाना। वहाँ से ये नया पुराना एकांकी क्या किए है, उठाई गई है, ली गई है, ठीक है ना। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा नया पुराना एकांकी जो है ये कहाँ से उठाई गई है, पक्का गाना संग्रह से उठाई गई है, ठीक है। तो श्री उपेंद्र नाथ, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये उद्देश्य है, मतलब आपको उद्देश्य बता रही हूँ मैं। जो उपेंद्र नाथ अश्क हैं ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मतलब बहुमुखी प्रतिभा मतलब सभी तरफ से, चारों ओर से, हर तरह से, चारों ओर से नहीं हर तरह से हम कह सकते हैं इनको, मतलब हर तरह से इन्होंने एकांकियों को वर्णन किया। मतलब एकांकी में हर तरह की बातों इन्होंने जोड़ी है, हर तरह से अलग कुछ आलोचना क्या, कुछ अलौकिक, कुछ नया, सबसे अलग, ठीक है। इन्होंने उपन्यासकार, कहानीकार एवं नाटककार में उपन्यासकार धनी आएगा यहाँ पे, ढाणी नहीं है, गलती से हो गया, धनी, ठीक है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार है। इन्होंने उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, एकांकी के रूप में अपनी ख्याति अर्जित की है। मतलब एक उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार के एवं एकांकी इन्होंने क्या की है, लिखी है। उपेंद्र नाथ अश्क ने एकांकी के क्षेत्र में दो नई देन दी है। ये कहीं कहीं मिस्टेक है, नई देन दी है। क्या, यथार्थवादिता और अभिनयता। यथार्थ रूप मतलब सब जो सत्य है वो दिखाना, अभिनयता, अभिनय करना एकांकी में, है ना। प्रसिद्ध एकांकियाँ पापी, लक्ष्मी। प्रसिद्ध एकांकियाँ पूछ लेते हैं कभी कभार कि क्या क्या थी। एक तो है पापी, एक लक्ष्मी का स्वागत और एक विवाह के दिन। और भी आप लिख सकते हो, ये 3 इनफ है अभी के लिए आपको, ठीक है। ये अश्क जी द्वारा लिखित है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, ये आप देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क के नया पुराना एकांकी का उद्देश्य समाज में बदलाव लाने और लोगों को जागरूक करने के लिए है। इस एकांकी में अश्क जी ने समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है, जैसे कि पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मतलब कि जो हम यहाँ इस एकांकी में देखते हैं, क्या देखते हैं, हमारे पास पात्र आता है देवचंद, रविदत्त, देवचंद की पत्नी होती है प्रतिभा, ठीक है। रविदत्त की जो पत्नी होती है उसको देवचंद द्वारा भाभी कहकर संबोधित किया जाता है। तो ये भाभी जो है, भाभी नाम नहीं है, देवचंद द्वारा रविदत्त की पत्नी को भाभी कहा जाता है। लिली की माँ, कितने करैक्टर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि सामाजिक दबाव, पारिवारिक रिश्ते, क्या प्रतिभा का दबाव देवचंद पर, रविदत्त सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो देवचंद और लिली की माँ की है। क्या होता है कि देवचंद एक 12 साल से, मतलब बहुत पहले से ही इन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल है। इन्होंने क्या किया हुआ है, देवचंद ने, इन्होंने क्या किया हुआ है कि 12 साल से जो अपना एक विश्वास कहते हैं ना हम, कायम किया हुआ है, वो इस विश्वास को सिर्फ एक लोभ के कारण नहीं खोना चाहते। लोभ कैसा कि लिली की माँ ने देवचंद को, लिली की माँ, लिली कौन है, एक देवचंद के प्रिंसिपल है प्राइवेट स्कूल के, मामूली प्राइवेट स्कूल के, वहाँ पर लिली नाम की छात्रा पढ़ती है। तो लिली की माँ, माँ का नाम नहीं बताया, सीधा बोला लिली की माँ को क्या किया है, संबोधित कि लिली की माँ क्या करती है, देवचंद के पास अपने यहाँ पे सारे गहने रख देती है। मतलब
देखो मैं आपको बताती हूँ। लिली की माँ है जो देवचंद के पास क्या कर देती है, गहने रख देती है, और गहनों का मूल्य 60,000 है उस जमाने में, ठीक है, क्योंकि देवचंद बहुत विश्वासी आदमी है और लिली की माँ विश्वास करती है और देवचंद विश्वासपूर्ण आदमी है, ठीक है। और जहाँ रविदत्त उसका एक मित्र है, वो इसको लोभ देता है कि यार देख तेरे पास 60,000 रुपये का गहना है, गहने आए हुए हैं, तू इनको क्यों उसको वापस दे रहा है, क्या चला जाएगा, तूने आखिरकार इस नौकरी से पाया ही क्या है, कुछ नहीं पाया, सारा दिन मारता है, पीटता है, समझाता है, करता है, तूने कुछ नहीं पाया ना, तो तू इनको ले 60,000 रुपये हैं। फिर भी वो कहता है चल मुझे एक हार दे दे, मैं तेरे को वापस लौटा दूंगा, मेरे को किसी शादी में पहन के जाना है। तो देवचंद मना कर देते कि नहीं मैं नहीं दूंगा बिना लिली की माँ की अनुमति के। तो वो कहता है कि यार इसमें अनुमति कैसी लेनी है, तो वो देवचंद कहते हैं एक बार मैं पूछ लूँगा। तो लिली की माँ बोल देती है कि आपको मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, अभी मेरे पास आपकी अमानत है। क्योंकि लिली की माँ, लिली के जो पिता हैं, माँ का जो पति है, इसका पति है, लिली की माँ के जो पिता हैं वो क्या है, शराबी है। तो लिली की माँ वो इसलिए दे देती है क्योंकि विश्वास लायक आदमी है और कभी लिली की ब्याह पढ़ाई के लिए वो गहने जो हैं कभी काम आ सकते हैं, ठीक है ना। तो रविदत्त क्या होता है, उसके उन गहनों पे नज़र होती है, तो वो क्या करता है, चलो अनुमति लेकर दे देता है। तो लिली की माँ कहती है कि अरे आपको मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत थी, आप दे देते। वो कहता है नहीं नहीं मैं आपसे अनुमति लिए। फिर वो दे देता है रविदत्त, किसको, रविदत्त अपनी पत्नी को जाके ले देता है। तो वहीं देवचंद रविदत्त की पत्नी को भाभी बोलता है, क्या बोलता है, भाभी, रविचंद की पत्नी को भाभी बोलता है। तो प्रतिभा जो किसकी पत्नी है, देवचंद की, कहता है प्रतिभा पत्नी है किसकी, देवचंद की। तो देवचंद कहता है, प्रतिभा को भी देवचंद पे शक होता है कि अरे ये तो मतलब मुझे तो लगता है इसने इसके गहने रखे हुए ना लिली की माँ के, तो मुझे तो लगता है इसका और इसका इतना तो कोई विश्वास लायक नहीं रखता, ऐसे एकदम से चक्कर टाइप लाइक इसको शक होता है लिली की प्रतिभा को देवचंद और लिली की माँ के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देवचंद भी समझाने की कोशिश करता है। उसके बाद वो कहता है, प्रतिभा बोलती है अरे क्या हो गया, अगर ले भी लिया तो सही तो कह रहा है रविदत्त। फिर भी देवचंद उसको समझाता बुझाता है और प्रतिभा को कहता है कि तुम जाओ वो मेले में, उसको बोलो कि भाभी को बोलो कि इतने गहरे जेवर नहीं पहन के जाते। जैसे तैसे करके प्रतिभा क्या करती है, आखिरकार देवचंद का साथ दे देती है, अपने पति का साथ देती है और इसको बोलती है कि तुम यार इतने भारी जेवर मेले मत पहन के जाओ, आजकल ज़माना अच्छा नहीं है, तुम ये हार मेरे घर रख दो, रानी हार। तो वो रख देती है भाभी, रानी हार देवचंद के घर रख देती है और देवचंद लिली की माँ को बुलाता है और सौंप देता है। लिली की माँ बोलती है अरे नहीं अभी आप गहने रख लो। तो वो देवचंद कहता है देखो लिली की माँ, मैंने ये अमानत संभाल के रखी है, मुझे माफ़ करो, मैं इसे और नहीं रख सकता क्योंकि मुझे और किसी चीज़ का डर नहीं है, मुझे और किसी का चोर नहीं है, मुझे रविदत्त का भी डर नहीं है। हाँ, मन के अंदर का, मन के चोर का डर है, मन के चोर का डर है। मन के चोर का डर क्यों है, क्योंकि रविदत्त मुझे कहेगा नहीं ले 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 ले, मैं कहीं लोभ में आ गया तो मेरे मन ने ही कहीं कह दिया अरे रख लेता हूँ, तो फिर मेरा विश्वास भी टूट जाएगा जो मैंने 12 साल से कायम किया और मेरा मन मुझे चोरी के लिए अर्पित कर देगा। मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता। तो ये हमारी एकांकी थी। अब यहाँ में मैंने सिर्फ और कुछ नहीं किया है, इस कहानी के उद्देश्य को बताया है। ये देखिए, पारिवारिक व्यक्तिगत नया पुराना उपेंद्रनाथ अश्क का एक सामाजिक एकांकी में एकांकी की दृष्टि से मुख्य रूप से उद्देश्य पर केंद्रित रही है। अब देखो वर्तमान समाज कहाँ से कहाँ जा पहुँचा है, यही चित्रित करना इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य रहा है। नया पुराना से ही नाम से ही हमें पता चल रहा है कि नया जो आज का युग है, पुराना और मतलब वर्तमान समाज में इस नए पुराने युग के बीच में क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं, वही इस एकांकी ने बताया। समाज के यथार्थ के नाम पर अनैतिकता, भ्रष्टाचार, विश्वासघात, बेईमानी जीवन में ही नहीं बल्कि साहित्य में भी स्थान प्राप्त करी है। क्योंकि जो साहित्य होता है ना वो समाज का दर्पण होता है। दर्पण में हम क्या देखते हैं, मिरर होता है दर्पण, उसमें हम क्या देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, जो है वो देखते हैं। तो साहित्य जो समाज में हो रहा है वही का वही साहित्य में अर्जित हो जाता है। अब मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कल को साहित्य लिखूँ तो मैं लिखूँगी, मैं इस समय पढ़ा रही थी। तो साहित्य समाज का दर्पण है, विश्वासघात नहीं बल्कि साहित्य में भी स्थान प्राप्त करी है। जो कुछ समझ में जो कुछ समाज में हो रहा है, यहाँ पे समाज आएगा,
वही उसी का साहित्यकार भी चित्रण करना चाहता है। भ्रष्टाचार आदि ही जीवन मूल्य बनकर जीवन और साहित्य में स्थान पा रहे हैं। जीवन का मूल्य बनकर है ना, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि यही जीवन में और साहित्य में स्थान पा रहे हैं। जीवन में तो पा ही रहे हैं और साहित्य में भी पा रहे हैं, क्योंकि जो आसपास होगा वही लिखेगा ना साहित्यकार। जो जीवन में अपनाने योग्य आदर्श थे वो तो विगत मतलब पुराने युगों की कहानियां बनकर ही छूटी जा रही है, जो नानी दादियां में विश्वास लायक बातें बताती थी। लेखक का मानना है, उपेंद्र नाथ अश्क का मानना है, श्री उपेंद्र नाथ अश्क जी का मानना है कि ये विगत युगों की कहानियां बनकर ही छूटती जा रही है, क्योंकि आज के समाज में रवि दत्त जैसे लोगों का ही बोलबाला है। रवि दत्त कैसा था? लोभी था, लालची था, है ना। कैसा था वो? लोभी था, लालची था, स्वार्थी था, संकीर्ण था, बेईमान था, बदनीयत था, कृतधनता था, मिथ्यावादी था, झूठ कपट उसके मन में रग रग में भरा था, अविश्वासी पात्र था। क्योंकि रवि दत्त देवचंद एक बार दे देता है चलो अनुमति लेके, फिर वो कहता है मैं तुम्हें लौटा दूंगा, पर ऐसा वो नहीं करता है, अविश्वासी था। आज ठगा जाने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। कौन? लिली की माँ। ठगने वाला व्यक्ति व्यवहारिक दुनिया नहीं, देवचंद ठग ही रहा था एक तरफ से उसको। कौन? रवि दत्त। तो ठगा जाने वाला मूर्ख कहलाता है, और ठगने वाला व्यक्ति रवि दत्त जैसा पात्र क्या कहलाता है? कलाकार कहलाता है, दुनियादारी कहलाता है, व्यवहारिक कहलाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे कर लेते, अरे इसने तो ठग गया है, वाह क्या कला है इसमें, है ना। तो प्रतिभा जैसी नारियां अपने सदाचारी और चित्रवान पतियों पर संदेह कर रही है, क्योंकि देवचंद अपने मन से, दिल से किसको सिर्फ मानता था? प्रतिभा को। बस वो तो विश्वास के कारण लिली की माँ के वे गहने रख लेता है उसके पति से बचाने के लिए, उसके गहनों को। साथ ही अपने साथ गृहस्थी में कलह कर रही हैं, क्योंकि उसे लगता है कि इन्होंने इतने गहने ऐसे तो कोई किसी के पास रखता नहीं है, इनके बीच में कहीं कुछ चक्कर वगैरह ना चल रहा हो। लिली की माँ जैसी महिला को इस लोभी समाज में मूर्ख कहकर संबोधित किया जाता है, तथा देवचंद जैसे व्यक्ति को महामूर्ख। लिली की माँ तो लोभी समाज में इसलिए मूर्ख कहकर संबोधित किया जाता है, अरे मूर्ख है जो भरोसेदार आदमी को दे बैठी, मुझे देती तो मैं कब का ही हजम कर लिया होता, है ना। और देवचंद जैसे को महामूर्ख की बेवकूफ़ है जो 60,000 रुपये को गहनों को हजम नहीं कर रहा है, संभाल के रख रखे हैं। साहित्यकार एवं कलाकारों ने भी समाज सापेक्ष होकर धन कमाना ही साहित्य एवं कला का मूल्य समझ लिया है। उपेंद्र नाथ अश्क का मानना है कि जो आजकल साहित्य में जो भी हो रहा है, और ऐसे ऐसे लोगों का कहकर ही मतलब मूल्य हो गया है साहित्य में भी। वर्तमान समाज अपने आप को सुसंस्कृत, ये गलत हो गया थोड़ा, सुसंस्कृत कहकर एवं सभ्य कहता है। ऐसे लोगों के गाल पर करारा तमाचा है, क्योंकि वहाँ पर रविंद्र नहीं रवि दत्त जैसे लोग का बोलबाला है। आज हम कहते हैं हमारा समाज बहुत सभ्य है, सुसंस्कृत है ना, करारा तमाचा है हम पे बहुत जोर का, क्योंकि रवि दत्त जैसे लोग आज भी हैं। आज भी कहीं ना कहीं विश्वास पर संसार स्थित है। अगर विश्वास ना होता ना तो आज हम इस दुनिया में टिके ना होते। कहीं ना कहीं तो विश्वास होता ही है ना, कि नहीं तो आज हम भी ठग रहे होते और दूसरों को भी ठगा रहे होते। किंतु आज के समय विश्वास करने वाला और विश्वास की रक्षा करने वाला दोनों ही मूर्ख है। विश्वास करने वाला कौन है? लिली की माँ जैसी पात्र, और विश्वास की रक्षा करने वाला देवचंद जैसा। दोनों को मूर्ख ही कहा जाता है इस समाज में। जो अस्तित्व ईमानदारी का है वे बेईमानी का कभी नहीं हो सकता। लोगों के अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करना ही इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि देवचंद एक कैसा इंसान है? सकारात्मक प्रवृत्ति का इंसान है। तो यहाँ पर श्री उपेंद्र नाथ अश्क सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करते हैं कि लोभ ईर्ष्या में कुछ नहीं रखा है, जो रखा है ईमानदारी में रखा है, सकारात्मक प्रवृत्ति लाते हैं। तो अगर हम देवचंद का चरित्र की विशेषताएं देख ले तो विश्वासी है, एक पतिव्रती और सच्ची सचरित्र है, समन्वयात्मक प्रकृति और सच्चा मित्र है, ईमानदार और नेक इंसान है, परमार्थी है, सत्यवादी है, सात्विक और उदार है, केंद्रीय पात्र है, नायक है, परिश्रमी और प्रतिष्ठा प्रेमी का इंसान है। कौन? देवचंद। तो यही बच्चों हमारी क्या थी, आज की एकांकी थी। तो आप इसको नोट्स यूज़ कर सकते हैं, और अगली वीडियो में हम इस एकांकी का क्या कर लेंगे? सार पढ़ लेंगे, नया पुराना एकांकी का। धन्यवाद।